हेलो एवरीवन। तो आज हम आ गए हैं मास्टरिंग टेराफॉर्म की सीरीज़ में। ये हमारा पार्ट 3 है और यहाँ पे हम कुछ फर्दर और टेराफॉर्म के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि टेराफॉर्म का जो आगे के जो यूसेज वगैरह हैं या और जो इंटरप्राइज क्लास में हम कैसे वहाँ पे आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, कैसे हम उस पर काम करेंगे, तो वो सब थोड़ा और इसको जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसका जो प्रॉज और कॉन्स है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड का, तो इससे क्या इसका मतलब फ़ायदा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास मार्केट में कई सारे कॉन्फ़िगरेशन टूल मैनेजमेंट पड़े हुए हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारे टूल्स को देखा हुआ है, बहुत लोग यूज़ भी करते हैं और उस पर काफ़ी कंफर्टेबल होके काम करते हैं। पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो उस पर मैनेज करते हैं और वो आईएसी पे बिल्कुल नहीं जाते। वो ये सोचते हैं कि भाई मेरे पास ऑलरेडी जब टूल पड़ा है जिससे मैं हर चीज़ को मैनेज कर पा रहा हूँ, तो मैं आईएससी पे क्यों जाऊँ जहाँ पे मुझे जो कॉन्फ़िगरेशन टास्क है, जो छोटे छोटे जो टास्क है आपके सर्वर्स के, डेटाबेसेस के या और भी कई सारे कॉन्फ़िगरेशंस हुए, वहाँ पे थोड़ा करना मुश्किल पड़ता है। तो हम आईएससी क्यों अडॉप्ट करें, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके क्या नुकसान है। सबसे पहले बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं कि क्या बेनिफिट्स है। देखो, होता क्या है ना कि जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, जैसे कि एंसाइबल है या आप कह सकते हैं कि सेफ है या और भी टूल्स है, तो उनके एजेंट्स होते हैं, या तो उनके एजेंट्स होते हैं या एसएसएच या जो पावर सेल का जो विंडोज़ रिमोट मैनेजमेंट टूल्स होता है उसके थ्रू ही हम उस पर काम कर पाते हैं। इससे थोड़ा सा स्पीड में ना थोड़ी कमी आ जाती है, स्पीड और एफिशिएंसी में। तो आईएससी जो है हमारा, उसमें आपको क्या फ़ायदा होता है, स्पीड और एफिशिएंसी। आप क्विकली ना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। इवन आप अगर कंसोल से भी, अगर AWS के कंसोल से या एज्योर के कंसोल से भी कोई रिसोर्स क्रिएट करते हैं तो उसको भी थोड़ा टाइम लग जाता है। बट अगर API से बात करके अगर आप उसको कमांड्स दे रहे हो थ्रू टेराफॉर्म, तो वो बहुत जल्दी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बना भी देगा और मैनेज भी कर देगा। इससे क्या फ़ायदा है, कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्डाइजेशन होता है इसके अंदर। एरर्स बहुत कम होते हैं, जो डिस्क्रिपेंसीज होते हैं कुछ ऊपर नीचे हो गया है तो उसको भी ये अवॉइड करता है। वर्जन कंट्रोल, आप चेंजेस जितने भी हैं उसको ट्रैक कर सकते हैं। इवन कभी भी उसको रोल बैक करना है आप रोल बैक भी कर सकते हैं। इसका क्या है, रीयूजेबिलिटी भी है। ईजी रेप्लिकेशन कर सकते हैं आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप को एक जगह से दूसरे जगह पे। आप जैसे आपके मल्टीपल अकाउंट्स है, आपको सेम इन्वायरमेंट, जैसे डेव है आपका इन्वायरमेंट है, क्यूए है, एक आपका प्री प्रोडक्ट प्रॉड है, तो आप तीनों में एक पहले एक आप लिख लो और उसी को तीनों जगह फिर से रेप्लिकेट करके अलग अलग रेपो बना के उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन, इसमें क्या है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स जो होते हैं इसके, वो एक अच्छा से आपको एक इंसाइट देता है थ्रू डॉक्यूमेंटेशन। इंटीग्रेशन विद डेवऑप्स, इसके बारे में समझते हैं। ये इनेबल करता है आपके फ्रिक्वेंट, कंसिस्टेंट और रिलायबल डिप्लॉयमेंट्स को, जो कि डेवऑप्स में बहुत अच्छा और काफ़ी मजबूत, मतलब कहने का मतलब कॉन्सेप्ट है। डेवऑप्स का मतलब ही यही है। जो पहले के जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होते थे या सिर्फ क्लाउड एडमिन होना ही मतलब सफिशिएंट नहीं होता, आपको डेवऑप्स प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। चैलेंजेस के बारे में समझते हैं कि आईएससी में चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। लर्निंग, आपको मतलब ना जो स्पेसिफिक टूल है और जो उसका लैंग्वेज है उसमें आपको मास्टर बनना पड़ेगा, आपको अच्छे से उसको नॉलेज होना चाहिए। रिस्क भी होता है कभी कभार आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर चेंजेस को देख के अगर रैपिडली आप चेंजेस कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा मतलब इफ़ेक्ट कर देता है आपके इन्वायरमेंट को। ऐसा नहीं कि कर ही देता है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जब होता है तब ऐसा सिचुएशन हो सकता है। तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा मतलब ख्याल रखना पड़ेगा। जो नए बंदे हैं आपके टेराफॉर्म के, जो आपने बंदे हायर किए हैं या जो आपके नए बंदे आए, तो उनको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। उनको पहले समझ आ जाना चाहिए कि पहले से कैसे बना हुआ है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। आप चाहे शेयर पॉइंट पर बनाएं डॉक्यूमेंटेशन या आप एटलासियन पे बना लें, तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना, समझना क्या क्या चीज़ हुआ है, कैसे हुआ है, आप उनको जब बता रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो वो भी आप अच्छे से उसको हैंड ओवर देना चाहिए। इनिशियल सेटअप का जो टाइम है, अब देखो जब भी आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो तो थोड़ा सा सेटअप टाइमिंग लगता है कि कैसे बनेगा, है ना। और उसमें एक रिसोर्स भी आपको लगेगा कि किस रिसोर्स से, मैं मान के चलो कि टेराफॉर्म को आप एक जगह से मैनेज करना है, तो आप किस तरीके से उसको मैनेज करोगे, क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा चैलेंज आ सकता है।
मैनेजिंग सीक्रेट्स, अब जैसे सीक्रेट को मैनेज करने में, सिक्योर करने में जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है थ्रू आईएसी स्क्रिप्ट थोड़ा सा ये चैलेंज देता है। इसी के लिए हम इसके और भी जो टेराफॉर्म का जो हैज़िकॉप का आपका वॉल्ट है, AWS के हैं, कई सारे सॉल्यूशंस है। आप लोकल सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में आप उसको डिप्लॉय करके आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर लार्ज कोड बेसिस हो, आपका बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बहुत सारे अपने कोड लिखे हैं, तो वो क्या करता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, और किसी नए बंदे को समझने में या जो बिगिनर है उसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा, मतलब काफ़ी टाइम निकल जाता है उसमें। तो ये कुछ चैलेंजेस होते हैं इसके। बात करते हैं टेराफॉर्म HCL की, जो हैज़िकॉप कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज है उसके बारे में। टेराफॉर्म ब्लॉक्स, तो ये ब्लॉक्स है हमारे, इसी को हम ब्लॉक्स कहते हैं। कर्ली से स्टार्ट होता है जिसमें पैराग्राफ बोल रहा था ना, एक्चुअल में इसी को हम ब्लॉक कहते हैं। प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में इसको हम ब्लॉक ही कहते हैं। एक लाइन लिखा, फिर एक कर्ली खोला और कर्ली क्लोज किया तो एक ब्लॉक बन गया ये। तो ये टेराफॉर्म के ब्लॉक्स हैं। यहाँ पे लिखा है देखो, रिसोर्स AWS लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन ऐप, ये नाम दे दिया। नेम प्रीफिक्स मास्टरिंग टेराफॉर्म AWS ASG, इमेज आईडी, ये इमेज आईडी है। ये इंस्टेंस टाइप वेरिएबल में डाल के दे दिया है, वेरिएबल डॉट AWS_EC2_ टाइप। यूज़र डेटा, ये यूज़र डेटा है, यूज़र माइनस डेटा डॉट SH। इसके अंदर जो स्क्रिप्ट लिखोगे वो आपके सर्वर के अंदर काम कर देगा वो। तो आपको पता है ना, यूज़र डेटा जो है ये हमारा जो जब लाइनक्स का हम इंस्टेंस वगैरह बनाते हैं लाइनक्स या विंडोज़ का, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है यूज़र डेटा, ये एग्जैक्टली वही वाला है। तो आप यहाँ पे भी इसको एक फाइल के थ्रू दे सकते हो। बात करते हैं टेराफॉर्म रिसोर्सेज के बारे में। तो टेराफॉर्म के रिसोर्सेज में क्या होते हैं, वर्चुअल सर्वर्स, नेटवर्क्स और स्टोरेजेस। टेराफॉर्म वेरिएबल्स, टेराफॉर्म वेरिएबल जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आपका सर्वर का नेम, इसको एज अ वेरिएबल आप दे सकते हो। प्रोसेसर कितने होंगे, मेमोरी कितने होंगे, हार्ड डिस्क ड्राइव कितना होगा, इसको एज अ वेरिएबल दे सकते हो। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इसके अलावा भी बहुत सारे वेरिएबल्स आप दे सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, टेराफॉर्म का डेटा सोर्सेस। अब टेराफॉर्म का डेटा सोर्सेस क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं। ये आपका ना लेफ्ट साइड में कुछ कोड दिया हुआ है HCL में, और ये आपका सर्वर नेम, प्रोसेसर, मेमोरी और एचडीडी दिया है। टेराफॉर्म का जो डेटा सोर्सेज होता है आपको अलाउ करता है, क्वेरी करता है या फेच करता है इन्फॉर्मेशन को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है आपके टेराफॉर्म के कॉन्फ़िगरेशन से बाहर। ठीक है, जो आपने रिसोर्सेज क्रिएट कर दिए हैं आउटसाइड टेराफॉर्म और जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको रेफरेंस कराना होता है इंफ्रास्ट्रक्चर कोड से, मतलब मेल कराना पड़ता है कि भाई वहाँ पे ऑलरेडी बनाया, कुछ लोगों ने पहले बना के छोड़ दिया, आप टेराफॉर्म पे आप आ गए हो, आप कह रहे हो कि टेराफॉर्म से हम सब चीज़ को मैनेज करेंगे। तो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फिर से उसको मिलान करने के लिए कि वहाँ पे जो है उसको मेरे स्टेट फाइल में बिल्कुल मिलान कर दो या बिल्कुल उसको मैच करा दो, उसके लिए डेटा सोर्सेज के यूज़ होता है। ये बहुत यूज़फुल है जब आप इनकॉर्पोरेट करते हो जो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आपके इन्वायरमेंट के अंदर है और आप जो क्रिएट करते हो मॉडिफाई करते हो रिसोर्सेज को डायरेक्टली उसके लिए। अब इसके फीचर्स क्या क्या है, क्वेरी करता है एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को, रिट्रीव करता है आपके डायनेमिक डेटा को, इन्हेंस करता है आपके रीयूजेबिलिटी को, प्लस सिंप्लीफाई करता है डिपेंडेंसीज को। ये इसके फीचर्स है। अब इसका यूज़ केसेस बहुत सारे होते हैं, जैसे आपको फैच करना है ना, कोई लेटेस्ट AMI आइडिया है, आपको पता नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा कंसोल पे जाओ और वहाँ पे सर्च करो, है ना। तो ये थोड़ा सा फिजिबल नहीं है भाई, आपके पास काफ़ी सारे इन्वायरमेंट है, आपको बार बार एक AMI आईडी को देखने के लिए, है ना, बार बार वहाँ पे जाना है कंसोल में। हम तो कंसोल में लॉगिन करना ही नहीं चाहते, तो वो कैसे पॉसिबल होगा, डेटा सोर्सेज के थ्रू। इसको देखेंगे हम कि कैसे होगा वो। ये रेफरेंस करता है एग्जिस्टिंग नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को और एक्सेस करता है क्लाउड प्रोवाइडर रिसोर्सेज को। तो ये इसके यूज़ केसेस हैं। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ यहाँ पे, अगर आप देखें तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे एक मेरा ना, मैंने एग्जांपल वाला लिखा हुआ है, यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, ठीक है, कि AWS_VPC और एग्जाम्पल ये डेटा है। जो डेटा सोर्सेज की बात करें तो ये डेटा सोर्सेज हैं, दो हमने डिफाइन कर रखा है। ये देखें, जैसे मैं यहाँ पे आया, डेटा सोर्स टाइप बता रहा है ये हैज़िकॉप AWS 5.7.1.0, सेम इसी तरह ये भी है। रेफरेंस नेम नहीं दिया इसने, एग्जाम्पल नेम बस दिया हुआ है, बट ये डेटा सोर्स है। अब इसका यूज़ क्या हो रहा है यहाँ पे जो AWS सबनेट है, ठीक है, ये AWS
सबनेट है। ये क्या करेगा, आपके वीपीसी को जो वैल्यू, देखो अभी हमने फिल्टर करके यहाँ पे डाल रखा है कि माई वीपीसी हो, तो ये सबनेट कहाँ पे बनेगा, आपके माई वीपीसी में। ठीक है, यहाँ पे लिखा है data.aws_vpc.example.id, तो यहाँ पे aws vpc और एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है, vpc id के रूप में इसको हम ले लेंगे। तो ये क्या है भाई, पहले से किसी ने बनाया है, या जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बनाया होगा, किसी ने बना दिया होगा पहले का वीपीसी, किसी ने बना दिया होगा, या नेटवर्क वालों ने अडॉप्ट नहीं किया उसको, टेराफॉर्म को डेवऑप्स वालों ने अडॉप्ट किया, तो नेटवर्क वालों ने वीपीसी आपको बना के दे दिया। अब उसी को आप यूज़ करना चाहते हो तो डेटा सोर्सेज के थ्रू आप कर सकते हो। आपने क्वेरी किया, फिल्टर किया, आपने यहाँ पे बोला फिल्टर डेटा जो है ना AWS वीपीसी, इसको फिल्टर करके आपने क्या निकाल लिया, आपका वीपीसी का आईडी निकाल लिया। फिर उसको आपने बोल दिया कि भाई ये वाला जो है ना वीपीसी, यही वाला यूज़ करो, तो उसको आप रेफरेंस कर सकते हो। तो ये एक डेटा सोर्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप कह सकते हो। कब इसको यूज़ करना चाहिए, जब आपको नीड हो, आपको कोई इंफॉर्मेशन जो है ना, या जो रेफरेंस रिसोर्सेज आपके हैं जो कि टेराफॉर्म से क्रिएट नहीं किया गया है, उसको आपको अगर रिट्रीव करना है उस इंफॉर्मेशन को, तो आपको डेटा सोर्सेज ज़रूर से यूज़ करना है। जब आप जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको फ्लेक्सिबल और डायनेमिकली अपडेट हो जाए, ठीक है, कि एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमारा अभी मैं बात कर रहा था आपका AMI ID का, कि लेटेस्ट AMI ID आपका कौन सा आ गया है उबंटू के अंदर, तो डायनेमिक हो गया ना, आपको पता नहीं है, आपको बार बार वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप ना डेटा सोर्सेज को यूज़ करके उस ओवरहेड से आप बच सकते हैं, आपको बार बार कंसोल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मैनेज करते हैं ना बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है, तो इस तरह के मॉड्यूलर एक्सेस आपको ज़रूरत पड़ती है आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के लिए। तो ये इसके यूज़ केसेस हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे टेराफॉर्म फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। इंटरपोलेशन, अब ये इंटरपोलेशन क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ये काफ़ी बार आपको सुनने को मिलेगा इंटरपोलेशन। तो टेराफॉर्म क्या है ना, हैसीकॉप कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज HCL को अलाउ करता है। क्या अलाउ करता है, एम्बेड, मतलब इस पर आप एम्बेड कर सकते हो। हैसीकॉप में होता है, ये जेसॉन में नहीं होता, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, उसको आगे पढ़ेंगे। बाकी अगर आपको HCL के अंदर आप हो, अब HCL में ही आप अपने टेराफॉर्म के पूरे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, तो आप जो स्ट्रिंग्स के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको एम्बेड कर सकते हो। थोड़ा सा टेक्निकली है, प्रोग्रामर लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इसको, बट आपको भी समझना है, आगे हम सीखेंगे। अभी तो हम क्या है ना आर्किटेक्चर समझ रहे हैं इसका। ये सब जो भी क्वेश्चंस है ना, ये आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर से पूछता है, तो आपको समझना पड़ेगा। इंटरपोलेशन वो हमेशा पूछते हैं कि इंटरपोलेशन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल दो, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हैसीकॉप का कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज है वो स्ट्रिंग्स के अंदर आपके एक्सप्रेशन को एम्बेड करते हैं, डायनेमिकली रिट्रीव कर सकते हो कंप्यूटिंग वैल्यूज़ को। जब एग्जीक्यूट कर रहे हो ना आप टेराफॉर्म के जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को, तो डायनेमिकली आप रिट्रीव कर सकते हो कंप्यूटिंग वैल्यूज़ को, जैसे कि मैंने AMI ID की नाम लिया, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इंटरपोलेशन एक्सप्रेशन और जो इसको कहते हैं, जो एनक्लोज होता है, वो कैसे एनक्लोज होता है, वो होता है आपके ये डॉलर के हिसाब से। ये डॉलर है ना, count.index+1, ये एक्सप्रेशन है एक यहाँ पे। तो ये एक एग्जाम्पल है आपका इंटरपोलेशन का, ठीक है। कैसे काम करता है ये भाई, आपको यूज़ करना पड़ेगा डॉलर और 2 कर्ली के बीच में आपको अपने वैल्यूज़ डालने पड़ेंगे। रेफरेंस वेरिएबल, अब इसमें कुछ रेफरेंस वेरिएबल्स भी होते हैं कि जो क्या करता है, तो आपके वेरिएबल आपने पहले से TF-VARs के अंदर या कहीं पे भी आपने डाल रखा है, उसको डायरेक्टली फैच करने के लिए, पुल करने के लिए। फिर रेफरेंस रिसोर्स एट्रीब्यूट्स, आपके जो एक्सेस प्रॉपर्टीज़ है और जो आउटपुट क्रिएट करता है रिसोर्सेज से, ठीक है, उसके थ्रू भी आपका ये होता है। परफॉर्म ऑपरेशन, अप्लाई फंक्शन, मतलब आपको फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। कंकेटनेट स्ट्रिंग्स, जैसे यहाँ पे कंकेटनेट करते हैं ना हम लोग, जैसे प्रोग्रामिंग में कि आपको 2, जैसे हेलो वर्ल्ड लिखना है तो हेलो के आगे उसको कंकेटनेट कर दिया, प्लस लिख दिया आपने वर्ल्ड, तो वो 2 जो आपके वर्ड्स हैं वो एक ही बन जाता है, उसको कंकेटनेट कहते हैं। तो स्ट्रिंग्स को कंकेटनेट करने में, और सिंपल जैसे अरिथमेटिक है, प्लस माइनस, जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, प्लस माइनस जो भी करना है, तो ये सब काम
आता है। ये कभी जरूरी होता है अगर प्रोग्रामिंग में हो तो, जैसे प्लस माइनस के थ्रू ही काफ़ी प्रोग्रामिंग का जो जो अरिथमेटिक कई सारे जो फंक्शंस होते हैं ना, उसके थ्रू आपके प्रोग्रामिंग बहुत मतलब एक्सटेंसिव बन जाता है। देखो प्रोग्रामिंग बहुत बेसिक सा चीज़ होता है, आपको बस समझने की देर है उसके लॉजिक को। मतलब प्रोग्रामिंग का लिमिट बहुत ज़्यादा नहीं है, आप उसको आराम से सीख सकते हो। तो इसलिए जैसे हम कभी भी हम जब कॉलेज में जब आईटी वगैरह का कोर्स करते हैं ना, आईटी का जो डिग्री करते हैं, उसमें सबसे पहले प्रोग्रामिंग ही सिखाया जाता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग से ही कंप्यूटर वगैरह बना हुआ है। आज के डेट में हम जो भी चीज़ देखते हैं सब प्रोग्रामिंग के थ्रू ही बना है। तो एक वो बेसिक नीड है आपका, उसको आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिंपल जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वगैरह हैं उसके थ्रू आप प्लस माइनस इंटू डिवाइड परसेंट वगैरह आप आराम से कर सकते हो, ये ज़रूरत पड़ती है कई बार। ठीक है, आगे हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स देख के हम समझेंगे कि ये जो हम कह रहे हैं ना इंटरपोलेशन, ये क्या चीज़ होता है ना, इसको थोड़ा समझेंगे। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक ये वाला। यहाँ पे वेरिएबल रीजन डिफ़ॉल्ट यूएस वेस्ट 2 प्रोवाइडर AWS। रीजन क्या है, ये देखिए, ये आ गया आपका वेरिएबल का, इसी को इंटरपोलेशन कहते हैं, वैर डॉट रीजन। ठीक है, वेरिएबल जो है ना, ये देखिए वेरिएबल डिक्लेयर किया और रीजन, एक ये वाला एग्जांपल है आपका रेफरेंसिंग वेरिएबल, इसी को कहते हैं। अब रेफरेंसिंग रिसोर्स एट्रीब्यूट किसे कहते हैं वो हम समझते हैं। एक ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ये है रिसोर्स आपका AWS इंस्टेंस वेब AMI, ये इंस्टेंस, ये आउटपुट इंस्टेंस ID, वैल्यू क्या दे दिया AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस डॉट वेब डॉट ID। तो AWS इंस्टेंस ये रहा और डॉट वेब ये रहा। ठीक है, तो अभी क्या करेगा, जो आउटपुट ब्लॉक है ना वो इंटरपोलेट करेगा टू गेट द ID, मतलब आपके ID को लेने के लिए। तो वो कहाँ से उठाएगा, वो AWS इंस्टेंस डॉट वेब, यहाँ से उठाएगा। तो ये आ गया वेरिएबल, इसी को हम कह रहे हैं रेफरेंसिंग रिसोर्स एट्रीब्यूट। इसके आगे एग्जांपल्स आएंगे और हम इसको अच्छे से समझेंगे भी। बाकी आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है आपको समझने पड़ेंगे। आपको एक बड़ा प्रोग्राम लिखना है या बड़ा TF के फाइल्स लिखने हैं, उसको देखो अभी हम क्या है ना, छोटी छोटी चीज़ों पे भी हम काम कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि प्रोफेशनल जो होता है या सर्टिफिकेशन होता है उसमें यहाँ तक आपको समझना बहुत ज़रूरी है। थियोरेटिकल आपको समझना जरूरी है कि भाई एग्जैक्टली काम कैसा करता है। एज अ प्रोग्रामर भी आपको सोचना पड़ेगा कि प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको कैसे हम कर सकते हैं। तो ये आपके डेवऑप्स के ऑलरेडी जो आस्क है कि भाई ये वाले आपको स्किल्स आने चाहिए, तो वो आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा रेफरेंसिंग रिसोर्स एट्रीब्यूट्स। एक एग्जांपल और लेते हैं कनकैटनेट का। ये देखिए यहाँ पे वेरिएबल बोल दिया नेम डिफ़ॉल्ट माई ऐप रिसोर्स AWS S3 बकेट बकेट। अब यहाँ पे बकेट इक्वल टू वेरिएबल डॉट नेम, मतलब मेरा जो वेरिएबल जो नेम है ना वो माई ऐप है, तो माई ऐप माइनस बकेट। तो इसको कनकेटनेट कर दिया। आप जैसे मान के चलो आपको रिसोर्स बना रहे हो, उसके लास्ट में आपको कोई वर्ड हमेशा से जोड़ना पड़ेगा, या कंपनी का नाम जोड़ना पड़ेगा, या कुछ भी लिखना पड़ेगा। जैसे बकेट लिखा है, मान के चलो कि आप किसी डिपार्टमेंट के लिए डेव नाम का आप बना रहे हो, तो डेव के बकेट है, उसमें आपको ये कहा गया है कि हर वेरिएबल में या जो भी आप बकेट बनाओ टेराफॉर्म के थ्रू, सबके लास्ट में डेव लिखा है या उसके सामने लिखा है या बीच में लिखा है, तो आप उसको कनकेटनेट करके एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर डाल सकते हो। ठीक है, वेरिएबल आप डिक्लेयर कर देते हो कि माई ऐप के नाम से, तो माई ऐप यहाँ पे आ जाएगा और उसका माई ऐप माइनस बकेट, ये ऐसा बनते जाएगा। इसी को हम कनकेटनेट कहते हैं। प्रोग्रामिंग में बहुत सिंपल है ये, प्रोग्रामिंग में कनकेटनेट बहुत यूज़ होता है। सिंपल, अगर आप PHP भी सीखने जा रहे हो या कोई दूसरा जो लैंग्वेज सीखने जा रहे हो, तो वहाँ पे कनकेटनेट के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। फंक्शंस कैसे यूज़ कर सकते हो आपके इंटरपोलेशन के अंदर, ये थोड़ा देखते हैं। रिसोर्स AWS इंस्टेंस एग्जाम्पल काउंट टू AMI, ये इंस्टेंस टाइप, ये आउटपुट इंस्टेंस IPS। तो यहाँ पे एक फिर जो वैल्यू है ना ज्वाइन कराया गया है। अब इसी को फंक्शन कहेंगे ना, ज्वाइन नाम का फंक्शन है। देखो यहाँ पे जैसे क्लिक करने से देखो ये ज्वाइन प्रोड्यूसेस अ स्ट्रिंग फॉर कंकेटनेटिंग टुगेदर ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स विद द गिवन डेलिमिटर। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है ना, जो ज्वाइन फंक्शन है कंबाइन कर रहा है आपके पब्लिक IP को आपके इंस्टेंसेस से इनटू सिंगल सेपरेटेड स्ट्रिंग। आप समझ रहे हो ये?
तो ये इसके कई सारे इंटरपोलेशन के आपके एग्जाम्पल है। इसको आपके ऐसे मतलब आपको देने पड़ सकते हैं वहाँ पे जवाब। अगर मैं ट्रू प्रोफेशनल की बात करूँ आज के डेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो ऐसे ही पूछे जाते हैं। और क्योंकि हम सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम भी दे रहे हो तो आपको ये सब चीज़ आना चाहिए। स्ट्रिंग कंकेटनेट क्या होता है, इतने टाइप के हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं, इंटरपोलेशन के आपको एग्जांपल्स आपको पूछ लेगा भाई किस टाइप का है ये एग्जांपल, तो आपको वो जवाब देने पड़ेंगे। ये यूज़फुल क्यों है? देखो डायनेमिक और अडेप्टेबल है ये। जैसे मुझे AMI चाहिए लेटेस्ट भाई, तो वो आपका है ना, और एक बार आपने बना दिया ये तो रीयूजेबल भी है। वो आपके जो कॉन्फ़िगरेशन को पैरामीटराइज कर देगा, है ना, इम्प्रूव कर देगा मॉड्यूलरिटी को, और साथ में रीयूजेबिलिटी को। ईजियर हो जाता है इससे मैनेज करना। आप देखो, आप अगर बिल्कुल नए नए हो, आपने जहाँ सीखा नहीं है, तो आप अलग तरीके से लिखोगे, आप वेरिएबल बनाने से डरोगे। बट आपको अगर ये आ गया कि वेरिएबल बनाना बहुत फ़ायदेमंद है, इससे काम बहुत क्विकली हो जाता है भाई। देखो सिंपल सी बात है, बार बार वहाँ पे AMI ID ले लेके फिर से बनाना बार बार गलत चीज़ है ना। आप डायनेमिकली इसको यूज़ करो, है ना। तो इससे क्या होता है, ईजियर हो जाता है मैनेज करने में। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, डेव टेस्ट प्रॉड आपके इन्वायरमेंट है, सबके लिए अलग AMI चाहिए या कुछ भी आपको लगता है उसके लिए। तो समरी इसका यही मुझे समझ आता है कि इंटरपोलेशन क्या करता है ना, वो टेराफॉर्म के SCL के लिए एक पावरफुल वे है डायनेमिकली कंप्यूट और जो रेफरेंस वैल्यूज़ हैं, कॉन्फ़िगरेशन है, उसको फ्लेक्सिबल बनाने में, अडेप्टेबल बनाने में। ठीक है, और ये बहुत फाउंडेशनल पार्ट है आपका। जो टेराफॉर्म का जो कॉन्फ़िगरेशन आप जो लिखते हो ना, उसका बहुत इम्पॉर्टेंट और फाउंडेशनल पार्ट है। इससे क्या स्केल और अडॉप्ट कर सकते हो अक्रॉस डिफरेंट इन्वायरमेंट में और अलग अलग यूज़ केसेस में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जांपल इंटरपोलेशन का। अगला देखते हैं। टेराफॉर्म के फीचर्स में एक और मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स भी होते हैं। स्ट्रिंग्स मोस्टली हम, जैसे कि अगर मैं जेसॉन पे जाऊँ या देखो और किसी और लैंग्वेज पे जाता हूँ जो DSL है हमारे, या फिर एनसैबल पे जाता हूँ, तो वैसा यहाँ पे मतलब वैसा दिखने को नहीं मिलता कि जो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स है ना। देखो आप EOF लिख दिया आपने, 3 लाइन में इसको लिख दिया, फिर लास्ट में लिख दिया EOF, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो मल्टी लाइन ये स्ट्रिंग बना दिया आपको। कमेंट्स देखिए, कमेंट्स आपको बस हैश लिखना है, कमेंट हो जाएगा। अगर आप भाई विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट का ऑप्शन होता है, बस सेलेक्ट करो एक, उसको एडिट पे जाओ और उसको कर दो कमेंट। तो ये हैश के थ्रू कमेंट होता है इसमें। आगे देखते हैं टेराफॉर्म जेसॉन। अब टेराफॉर्म जेसॉन क्या है? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इसी को हम जेसॉन कहते हैं। SCL वर्सेस जेसॉन, ये हमने पहले भी देखा हुआ है, स्टार्टिंग के जो इंट्रोडक्शन है उसमें हमने देखा हुआ है कि कैसे SCL में आपके लिखे जाते हैं और जेसॉन में कैसे लिखे जाते हैं। देखो वेरिएबल एग्जाम्पल डिफ़ॉल्ट हेलो, कर्ली में बंद कर दिया, तो एक ये ब्लॉक बन गया। दूसरे ब्लॉक में लिखा है रिसोर्स AWS इंस्टेंस एग्जाम्पल इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो AMI, ये भाई AMI, इसको रिमूव कर दिया। तो ये तरीका है आपके SCL का। जेसॉन में कर्ली खोल के यहाँ पे आपको बार बार कॉलन लगाना पड़ेगा। थोड़ा सिंपल है ये, बाकी इसको हम एक बार कंपेयर करेंगे SCL और जेसॉन में क्या होता है। अब बात करते हैं SCL वर्सेस जेसॉन। डेटा स्ट्रक्चर बोथ आपके SCL और जेसॉन आर बेस्ड ऑन की वैल्यू पेयर्स एंड सपोर्ट नेस्टेड इन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये तो ठीक है कि बोथ एक जैसे होते हैं। रीडेबिलिटी, दोनों फॉर्मेट क्या करता है, ह्यूमन रीडेबल आपको मतलब आपको एबल करता है, आराम से उसको आप समझ सकते हो क्योंकि सिंपल सा लैंग्वेज होता है। सिंटेक्स स्टाइल, SCL फॉलो करता है डिक्लेरेटिव अप्रोच को। ठीक है, और जो उसके जो सिंटेक्स होते हैं ना थोड़े रिलैक्स्ड होते हैं, मतलब आपको आराम समझ आ जाएगा। जेसॉन क्या करता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट सिंटेक्स होता है। अगर एक भी एक्सप्लिसिट आपके पंक्चुएशन ऊपर नीचे हो गया ना, थोड़ा सा स्पेस आ गया, कुछ वो आ गया, तो गया वो एरर दे देगा वो। ठीक है, यहाँ पे डिक्लेरेटिव अप्रोच होता है आपके SCL के अंदर। कमेंट्स की बात करते हैं, SCL सपोर्ट करता है सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट्स। जेसॉन कमेंटिंग मैकेनिज्म उसके अंदर होता ही नहीं है, जो नेटिव कमेंटिंग और मैकेनिज्म है, तो ये एक आपको माइनस पॉइंट पड़ेगा। स्ट्रिंग्स, SCL क्या करता है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स और इंटरपोलेशन को वो सपोर्ट करता है। आपने देखा इंटरपोलेशन का भी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल्स, वो कैसे कैसे अलग अलग इंटरपोलेशन के काम करता है। जेसॉन में जो स्ट्रिंग्स है, देखो टिपिकली क्या होता है, सिंगल लाइन, और ये सपोर्ट नहीं करता आपके इंटरपोलेशन को।
तो यहाँ पे थोड़ा सा जेसॉन मार खा जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि एचसीएल ज़्यादा बेटर है, इसलिए उन लोगों ने ना अपने हैज़ीकॉर्प वालों ने एचसीएल इसलिए बनाया। हाँ, आपको ऑप्शन दिया जेसॉन का भी, आपको लगता है आप बना लो, बाकी आपको ये फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं रिमोट बैकएंड्स और स्टेट लॉकिंग का। अब बैकएंड्स क्या होता है, अगर मैं एक एग्जांपल मैं आपको पहले दे देता हूँ, इसको हम समझते हैं। यहाँ पे क्या है ना, मैंने अपने विजुअल स्टूडियो कोड में मैंने क्या किया ना, एक test.tf बनाया है, हमने पहले भी देखा होगा। इस पे मैंने क्या कहा है ना, इसको मैंने कहा है माई ऐप। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोवाइडर मिल जाएगा, ब्लॉक्स मिल जाएंगे और रिसोर्सेज का यहाँ पे उसका हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई ये सब चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या होता है, मैं कहता हूँ इसको टेराफॉर्म इनिट, बेसिक कमांड होता है ये, इनिशियलाइज करता है आपके बैकएंड और प्रोवाइडर जो प्लगइन वगैरह है उसको। ठीक है, ये बैकएंड इनिशियलाइजिंग, बैकएंड क्या होता है इसको मैं समझना है, बैकएंड क्या है और स्टेट लॉकिंग क्या है। ठीक है, और ये क्यों यूज़ होता है, भाई क्या चीज़ है ये। ठीक है, इसको हम करेंगे, पहले समझते हैं कि पहले चलो ठीक है मैंने ये कर लिया, फिर मैं बोलता हूँ टेराफॉर्म वैलिडेट। ये क्या काम आता है, ये कमांड आपका ये जो इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है ना, उसको चेक करने का काम आता है। फिर एक और कमांड आता है टेराफॉर्म प्लान। भाई जब मैं ये जो मेरा जो भी लिख दिया मैंने, ठीक है, अगर ये चल गया तो मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया मैंने कि भाई मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ कि भाई मैंने ये चाहिए मुझे, अब मुझे बताओ मुझे क्या मिलेगा। तो ये बोल रहा है नो चेंजेस, बोल रहा है फिर हम रियल इंफ्रास्ट्रक्चर से फाउंड नो डिफरेंस, सो नो चेंजेस आर नीडेड। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम लग रहा है मुझे यहाँ पे, बट इसको करेंगे ठीक। मेरे TF स्टेट में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, देखते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है मेरा टेराफॉर्म अप्लाई, एक्चुअल में ऐसे ही होना चाहिए टेराफॉर्म अप्लाई, बट यहाँ पे ना मेरा एक्चुअल में शायद मैंने पहले बनाया होगा इसी फाइल को लेके ना, तो शायद इसलिए वो कन्फ्लिक्ट हो रहा है। बाकी अगर मैं टेराफॉर्म अप्लाई करूँगा ना तो होगा क्या, ये जो रिसोर्सेज है ना ये बन जाएंगे वहाँ पे, मतलब US West 2 में ना AMI ये वाला को यूज़ करके T2 माइक्रो का इंस्टेंस बन जाएगा। इतना ही मैंने इसको बोला हुआ है, मान के चलो बन गया है। तो जैसे ही मैं इसको जब रन किया तो मुझे क्या मिला, ये टेराफॉर्म TF स्टेट। तो ये एक स्टेट फाइल मुझे मिल गया है। टेराफॉर्म का वर्जन ये है, वर्जन पहले बोला था इसने, लीनेज बता दिया, आउटपुट बता दिया, रिसोर्सेज बता दिया। ये थोड़े और बड़े होते हैं, अगर ये रिसोर्स क्रिएट हो जाते हैं ना तो ये काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा हमने कमांड लिया। तो जब भी हम कुछ भी चलाएंगे ना हमारा एक फाइल बनेगा terraform.tf state। मान के चलो हमारे ये रिसोर्सेज बन गए हैं, वहाँ पे मैंने बना दिया है। अब होता क्या है, जैसे आप किसी बड़े कंपनी में हायर होते हैं एज अ टेराफॉर्म या डेवऑप्स प्रोफेशनल या टेराफॉर्म एक्सपर्ट या जो भी सर्टिफिकेशन करके आप चले गए वहाँ पे, तो होता क्या है वहाँ पे आपको पहले बात तो जैसे SSO के थ्रू ही आपको क्रेडेंशियल्स मिलेंगे। पहला चीज़ तो आपने पिछले वीडियोस में हमने देखा था। अगला क्या होगा, वहाँ पे आप जैसे जाओगे ना तो वो क्या करेंगे, जो TF स्टेट फाइल है ना वो एक सेंट्रलाइज जगह पे मैनेज होता है। उसको समझेंगे TF स्टेट क्या है। TF स्टेट जो है, जो भी आपके जितने भी रिसोर्सेज चलते हैं ना वो उसका एक स्टेट फाइल बनता है। स्टेट फाइल को एक जगह मैनेज किया जाता है। ठीक है, कोड आपके वर्जन कंट्रोल में रहेगा। चाहो तो आप टेराफॉर्म का जो TF स्टेट है वहाँ पे डाल सकते हो, बट वो फिजिबल नहीं होता, मतलब थोड़ा सा वो अच्छा प्रैक्टिस नहीं माना जाता, क्योंकि आपका जो वहाँ पे TF स्टेट है सभी लोगों को दिखेगा ना। हाँ, अगर आपका प्राइवेट रिपोजिटरी है तो थोड़ा हम टॉलरेट कर सकते हैं, बट उससे भी अच्छा सोल्यूशन है हमारा S3। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, क्यों मैं S3 की बात कर रहा हूँ वो हम समझेंगे। भाई गिटहब क्यों यूज़ नहीं कर सकते, वो भी तो वही काम करता है, बट S3 इसलिए क्योंकि S3 के साथ ना इसके साथ लॉकिंग भी छुपी हुई है कि भी इसको लॉक भी कर सकते हैं। उसको हम समझेंगे कैसे लॉकिंग कैसे होती है। फिलहाल हम बैकएंड की बात करते हैं। तो बैकएंड क्या है, हमारा TF स्टेट। हमारा बहुत सारा कोड है, आप कंपनी में हायर हुए, आपने जाके वहाँ देखा तो बहुत सारे कोड है। सबका स्टेट फाइल एक S3 बकेट में आपको वहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको जाते आप नहीं समझोगे भाई ये चल क्या रहा है, आप ये बोलोगे कि ये चल क्या रहा है, ये कहाँ पे मेरा ये TF स्टेट फाइल है, कैसे लोग मैनेज कर रहे हैं। तो आपको ये पहले से आपको नॉलेज होना चाहिए कि बड़े कंपनियों में यही होता है, सेंट्रलाइज एक S3 बकेट में या अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से उनके TF स्टेट के बकेट्स बने होते हैं, और जो भी बकेट जो भी TF स्टेट का फाइल होता है वो वहाँ पे मैनेज किया जाता है।
ऐसा क्यों किया जाता है इसको हम समझते हैं। मैं चलता हूँ अपने वाइट बोर्ड में और वहाँ पे आपको कोशिश करूँगा समझाने की कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम TF स्टेट और बैकएंड के बारे में, और जो लॉक क्यों करते हैं उसको हम ये भी समझते हैं क्या है ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन टेराफॉर्म क्या देता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हमारे मैं कहूँ तो मेरा एक यूज़र है यहाँ पे, मान के चलो ये मेरा यूज़र है, एक यूज़र ये है और एक यूज़र ये है। भाई मल्टीपल यूज़र हो सकते हैं ना आपकी टीम में, भाई लोग तो 15-15 20-20 आपके डेवऑप्स के बंदे आजकल रखते हैं, तो उसको हम यहाँ पे समझेंगे। भाई इस बंदे का नाम मान के चलो, मैं इसको कहता हूँ कि ये नाम है डेवऑप्स का बंदा है, डेवऑप्स एडमिन है, मान के नाम रखता हूँ इसका नाम अजय, ये सही रहेगा नाम, ठीक है, ये मैंने कर दिया अजय। अब मान के चलो सेम चीज़ यहाँ पे एक मैं यूज़र का नाम दे देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ रमेश कर देता हूँ, ये बहुत कॉमन नेम है। ये बंदा क्या कर रहा है ना, ये जो मेरा अजय नाम का बंदा है भाई, इसने क्या किया, टेराफॉर्म का एक TF फाइल बना दिया, .tf एक फाइल बना दिया। इसने क्या बोला भाई EC2 के अंदर ना इसने क्या किया, कुछ लिख दिया भैया कि ये मेरे रिसोर्सेज है, ये MI ID है और ये सब मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। उसने चला दिया, चलाया, उसको क्या मिला AWS के अंदर। यहाँ पे अगर मैं AWS की बात करूँ, AWS, तो यहाँ पे जो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है इस TF फाइल के थ्रू इसको मिल गया यहाँ पे एक EC2 का इंस्टेंस, INSTANCE, ठीक है। यहाँ पे इसने कहा था भाई मेरे को एक नंबर, एक भाई मुझे EC2 इंस्टेंस बना के दे दो, इसके पास एक नंबर आ गया, ठीक है। अब ये जो फाइल है इनके वर्जन कंट्रोल सिस्टम में है, मान लो गिटहब में है, ठीक है। दूसरी जगह रमेश क्या करता है, ये बोलता है भाई मैं भी फाइल बना रहा हूँ, भाई मुझे भी काम दिया गया है कि भाई EC2 का इंस्टेंस बना दो डेव वाले बंदों के लिए, ठीक है। इसने लिख दिया EC2, ये मेरा VPC ID AMI ये वो जो भी चीज़ इसको देना है वो दे दिया। इसने भी एक .tf नाम का एक फाइल बना दिया, लेकिन इसको रिक्वायरमेंट थी, इसको कहा गया कि भाई आप मुझे दो चाहिए EC2 के इंस्टेंस, भाई इसको तो एक चाहिए, इसको दो चाहिए, ठीक है। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम में तो पड़ा हुआ है वो कोड, तो यहाँ यही वाला कोड मान के चलो इसने उठा लिया या अपना खुद का इसने लिख लिया, मान के चलो। यहाँ से AWS पे क्या हुआ है, यहाँ पे AWS यहाँ पे EC2 के दो इंस्टेंस बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक हमारे को कन्फ्लिक्ट मिलता है, भाई सेम कोड इन्होंने यूज़ किया है, इसका जो स्टेट फाइल है, भाई TF स्टेट होता है ना, TF स्टेट, ये स्टेट फाइल होता है। इस स्टेट फाइल में लिखा हुआ है कि भाई मेरे को एक चाहिए, इस बंदे ने उसी को ओवरराइट करके बोल दिया भाई मुझे दो चाहिए, तो कन्फ्लिक्ट हो गया ना ये, ठीक है। इसी को कन्फ्लिक्ट कहते हैं। इसको सॉल्यूशन करने का अब थोड़ा तरीका समझते हैं कि भाई क्या सॉल्यूशन का तरीका है कि भाई ऐसा कन्फ्लिक्ट ना हो। तो प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि जो TF स्टेट फाइल है हमारा, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है। अगर ये एक साथ चला देते हैं ना तो इसकी बात माने या इसकी बात माने, ये एक बहुत बड़ा हमारे को प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को ठीक करना है हमारे को, कैसे इसको हम ठीक करें, तो इसी के लिए हमारे पास होता है रिमोट बैकएंड, और इसको लॉक करने के लिए होता है लॉकिंग। ये दो सिस्टम आपके होते हैं। अब इसका थोड़ा सा आर्किटेक्चर में समझना पड़ेगा कि ये रिमोट बैकएंड क्या होता है, लॉकिंग क्या होता है, तो इसको समझते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे रिमोट स्टेट की
और लॉकिंग की, स्टेट लॉकिंग। ये भी थोड़ा सा वर्ड हमें समझ नहीं आएगा, बाकी इसको हम समझते हैं। प्रॉब्लम हमारी ये थी कि हमारे पास ना 2 यूज़र थे, ठीक है, हमारे पास 2 यूज़र थे। एक यूज़र है जो मेरे पास, उसका नाम था, मैंने रखा था नाम उसका अजय, ऐसे कुछ रखा था नाम। एक का नाम रखा था मैंने, आई थिंक ये था रमेश, ठीक है। ऐसे यूज़र्स मैंने बनाए थे। अभी ये क्या कर रहे हैं ना, दोनों एक कोड पे काम कर रहे हैं और ये साइमल्टेनियसली ना डॉट TF स्टेट इस नाम का फाइल बना रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। तो रिमोट स्टेट का मतलब ये हो गया कि ये जो मेरा फाइल हो ना, वो किसी रिमोट जगह पे होगा। अब सवाल ये उठा था कि एक या तो गिटहब होगा या गिट कह सकते हो इसको आप, गिटलैब, बिटबकेट, ऐसे सब गिट के अंदर ही आता है, तो ये गिटहब पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो एक फ्लो की बात करते हैं। जब भी मैं ये अजय नाम का जो बंदा है, ये क्या करेगा, जब भी टेराफॉर्म अप्लाई चलाएगा तो TF स्टेट फाइल में चेंजेस होगा, वो चेंज करेगा उसको। जैसे ही वो चेंज होगा तो कहाँ पे चेंज होगा, लोकल में चेंज होगा ना, गिट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो जैसी लोकल में TF स्टेट फाइल बनेगा उसको पुश करना पड़ेगा, तो पुश करेगा वो तो गिटहब में जाएगा। एक तो ये फ्लो बन रहा है। सेम यही चीज़ इसके थ्रू भी बन रहा है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लॉक कैसे होगा भाई, मैं स्टेट फाइल को लॉक करना चाहता हूँ भाई, जब मैं पुश करूँगा थोड़ी लॉक होगा भाई, मैं ऑलरेडी जब TF स्टेट बना चुका हूँ तो लॉक तो होगा नहीं। तो इससे, इस समस्या से बचने के लिए हम गिट यूज़ नहीं करते। यही एक मेन वजह है कि रियल टाइम में मुझे इसको लॉक करना है। मैं जो फाइल बना रहा हूँ ना, जो मैं फाइल बनाऊँगा TF स्टेट वाला, रिमोट पे रहे वो, लेकिन वो रियल टाइम में चेंज हो। जैसे मैं यहाँ से, जैसे ही मैं अप्लाई कमांड चलाया, वो TF स्टेट जो है ना वो लॉक हो जाए, और ये वाला जो यूज़र है ना रमेश, ये इसको एक्सेस करने की कोशिश करे तो कर ना पाए, वो लॉक लग जाए। इसीलिए रिमोट स्टेट और स्टेट लॉकिंग दोनों एक साथ ही चलता है, ठीक है। जैसे ही इसका स्टेट का जो चेंजेस कर रहा है ना ये बंदा, और जैसे ये काम वो कंप्लीट कर ले, उसके बाद TF स्टेट जो है ना वो अनलॉक हो जाए। तो ऐसा कुछ हमें सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। देखते हैं इसको कि इसका क्या सॉल्यूशन हमें मिलता है। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं यहाँ पे, तो मैं गिट को यहाँ से ना हटा दूंगा, मुझे गिट नहीं चाहिए, मैं अपना सॉल्यूशन देखता हूँ, या जो टेराफॉर्म का जो रिकमेंडेड है वो मैं सॉल्यूशन के बारे में कंसिडर कर सकता हूँ। टेराफॉर्म क्या कहता है भाई, टेराफॉर्म का ना अपना हासीकॉप का क्लाउड होता है, हमें पता है। तो आप उस पर लॉग इन करो, मतलब ये सबसे सिंपल तरीका है। जो हैसीकॉप का, आप हैसीकॉप क्लाउड के अंदर जाओ, वहाँ पे अपना लॉगिन बनाओ, उसके थ्रू आप TF स्टेट फाइल को वहाँ पे कर सकते हो। एक सिंपल सा सॉल्यूशन है जो कि हैसीकॉप आपको देता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक ये चीज़ है कि टेराफॉर्म पे जो हैसीकॉप है उस पर क्लाउड पे लॉगिन करो भाई, वो एक्स्ट्रा पैसे भी तो लेगा, वो तो अब फ्री सॉल्यूशन नहीं हुआ ना। अगर मेरा टेराफॉर्म, अगर मेरा ओपन सोर्स है या इतना फ्री टूल है, तो हैसीकॉप पैसे इसलिए भी तो कमाएगा ना कि मैं आपके TF जो स्टेट फाइल है इसको मैनेज कर रहा हूँ, तो भाई मुझे पैसे दो। बट मैं तो हूँ AWS में, तो AWS मुझे क्या दे रहा है, AWS पास कुछ है ऐसा करने को है, उसी को हम कहते हैं S3 बकेट, ठीक है, S3 बकेट। अब S3 बकेट में क्या होगा, जो TF फाइल है, इतना समझ आ गया कि जब भी अजय पुश करेगा तो जो TF स्टेट फाइल है वो कहाँ बन जाएगा, S3 के अंदर। तो ये आपके S3 बकेट के अंदर ये बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे लॉकिंग की, कि लॉकिंग के लिए क्या है। S3 में तो ऐसा कोई सिस्टम होता है नहीं भाई, जैसे ये बंदा TF स्टेट बनाएगा यहाँ पे तो चला जाएगा भाई, सेम टाइम पे ये भी एक्सेस कर सकता है इसको। लॉकिंग कैसे होगा, लॉकिंग का तरीका भी है। लॉकिंग का तरीका कैसे होगा, इसको हम क्या करेंगे ना, जोड़ देंगे, ठीक है। इसको हम जोड़ देंगे डायनामो DB से, डायनामो DB यहाँ पे हम जोड़ देंगे। अभी देखो डायनामो DB जो होता है भाई, टेबल मत कह लो इसको, उसको कह लो कलेक्शन। हम वहाँ पे, अगर मैं एक NoSQL की बात करूँ तो उस पर टेबल की जगह कलेक्शंस होते हैं, ठीक है, बट हम टेबल की तरह इसको लेके चलते हैं, तो ऐसे टेबल कुछ बनेगा हमारा, इसको भी समझेंगे। ये हमारे कुछ टेबल्स बनेंगे ऐसे, ठीक है, मान के चलो।
यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, एंट्रीज डालेंगे, कुछ ऐसा सिस्टम करेंगे कि जब भी S3 में TF फाइल जो एक्सेस कोई भी करे, अगर पहले अजय करता है इस TF स्टेट फाइल को जो कि S3 बकेट में है, तो ये क्या करे, एक एंट्री बना दे यहाँ पे, लॉक आईडी नाम का कुछ बना दे एंट्री, उसके बारे में कुछ होंगे और भी रिकॉर्ड्स होंगे। तो जैसे ये अजय नाम का बंदा जो है यहाँ पे TF स्टेट फाइल को एक्सेस करेगा, उसके स्टेट को चेंज करेगा, भाई उसको कुछ काम करना है, वो 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 EC2 इंस्टेंस बना रहा है, VPC बना रहा है, कुछ भी कर रहा है वो, तो एक TF स्टेट फाइल बन रहा है वहाँ पे। और उस स्टेट फाइल को आप क्या कर रहे हो ना, लॉक करा रहे हो थ्रू DynamoDB। तो ये बनता है, कैसे बनता है भाई, इसको क्या टेराफॉर्म से बाहर जाके बनाना पड़ेगा, इसको हमें प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। यहाँ पे एक फ्लो बन रहा है और ये क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, कि एंटरप्राइज प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में आप कैसे काम करते हो, ये वही वाला सॉल्यूशन है। आपको एग्जैक्टली ऐसा ही इन्वायरमेंट वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे आपका जो TF स्टेट फाइल है वो S3 बकेट में होगा और DynamoDB में आपका जो लॉकिंग के रिकॉर्ड्स है वो बनते जाएंगे। जैसे ही ये एक्सेस करेगा ये लॉक हो जाएगा आपका, और जैसे ही एक्सेस खत्म करेगा ये अनलॉक हो जाएगा। मतलब जब तक ये रिकॉर्ड रहेगा ना यहाँ पे DynamoDB के अंदर, तब तक से वो लॉक रहेगा। जैसे ही इसने छोड़ा उसके बाद ये बंदा यूज़ कर सकता है TF को, और उसका भी एक लॉक यहाँ पे बन जाएगा। तो जैसे ये जो बंदा है ये करेगा, फिर जो दूसरे बंदे हैं जैसे अजय है या और भी बंदे कई सारे होंगे आपके, वो इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो जो बंदा जिसकी बारी आएगी वही बंदा काम करेगा, उसका लॉक आईडी यहाँ बन जाएगा। तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन है आपके AWS के अंदर। आप प्रेफर करते हैं हैसीकॉप का क्लाउड, तो आप उस पर भी कर सकते हो। ज़्यादा सिंपल है और ज़्यादा मतलब वो उसी के लिए बनाया गया है। टेराफॉर्म जिन लोगों ने बनाया तो सॉल्यूशन भी देंगे ना वो, तो ये इसका सिंपल तरीका है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा ये हम समझते हैं। इसके आगे देखते हैं। चलिए अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं रिमोट बैकएंड्स और स्टेट लॉकिंग के बारे में, थोड़ा थ्योरेटिकल इसको समझते हैं। बैकएंड्स क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है आपके डेटा को स्टोर करने के लिए, जो TF स्टेट होता है उसको, और प्रोवाइड करता है आपके API को स्टेट लॉकिंग के लिए। मतलब कि भाई ये TF स्टेट पे मैं काम कर रहा हूँ तो मैं इसके स्टेट को, इसकी जो स्थिति है इसको मैं लॉक करके रख दूँ थ्रू DynamoDB के टेबल से। ठीक है, स्टेट लॉकिंग जो है ना ये क्या है, ऑप्शनल है। कि जैसे जो आपका जो स्टेट फाइल है भाई, जो उसका स्थिति है जो आपके TF स्टेट फाइल का, वो रिमोटली वो होता है स्टोर। ठीक है, जैसे कि कोई भी कई सारे कमांड्स होते हैं ना टेराफॉर्म के कंसोल के थ्रू, या जो उसके ऑपरेशंस होते हैं, या जैसे टेंट वाले टेराफॉर्म टेंट होता है, अगर आपको उस कमांड के बारे में पता है तो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, तो वो वर्क कर सकते हैं, वो आगे वर्क कर सकते हैं अगर स्टेट लोकल है तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे। अगर आप TF स्टेट फाइल को लोकली मैनेज कर रहे हो तो आप उस पर काम कर सकते हो, बट अगर रिमोटली हो रहा है तो आप उसको रिमोट बैकएंड, मतलब आपका रिमोटली स्टोर हो रहा है आपका TF स्टेट फाइल, और DynamoDB के थ्रू स्टेट लॉकिंग हो जाएगा कि और उस पर बंदे काम ना कर सके। तो मतलब कन्फ्लिक्ट से बचते हैं इसको, और जितने भी एंटरप्राइज होते हैं इसी थ्योरी पे काम करते हैं। हाँ, बैकएंड कुछ भी हो सकता है, आप चाहो तो S3 बकेट और DynamoDB दोनों यूज़ कर सकते हो, भाई AWS के अंदर ही है। मैं क्यों हैसीकॉप के अंदर जाऊँ, तो कई लोग हैसीकॉप को भी, जिनका पेड अकाउंट है वो तो भाई हैसीकॉप के अंदर ही यूज़ करते हैं, उनसे सपोर्ट भी मिल जाता है और काफ़ी कुछ अच्छे से वो मैनेज भी करते हैं। भाई बनाया उन लोगों ने टूल को है तो मोनोपोली है उनकी उस चीज़ में। बट आपको अगर उस चीज़ में नहीं जाना तो S3 बकेट और DynamoDB सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बात करते हैं प्रैक्टिकल की। अब ये जो हमने बोल दिया ना कि स्टेट फाइल मेंटेन करना, रिमोट वगैरह, इसको हम प्रैक्टिकल में ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ये जो हमने बैकएंड्स और लॉकिंग की बात करी है इसको हम वहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट पे जैसे स्टार्टिंग से या स्क्रैच से जब बनाते हैं तो लोग ये सोच के बनाते हैं कि भाई मेरे पास 10 या 12 या जितने भी आपके डेवऑप्स के बंदे हैं वो कैसे काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे। ये नहीं कि मैं एक बंदा हूँ तो मैं लोकली TF स्टेट फाइल बना के उसको स्टार्ट कर दूँ, ऐसे एंटरप्राइज में काम नहीं होता। छोटे कंपनियों में सीखने के लिए बंदे स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में इस चीज़ को वो रियलाइज़ करते हैं भाई ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि और बंदे काम नहीं कर पाते। कई लोगों को नॉलेज भी नहीं होता कि भाई बैकएंड्स और लॉकिंग के थ्रू भी आप ये सबको मैनेज कर सकते हो। कई लोग ये भी मतलब गलत फहमी रहते हैं कि भाई गिटहब से हो जाएगा, है ना। बट गिटहब का जो वे है पुश करने का फाइल को वो अलग है। आप पहले चेंज कर लेते हो उसके बाद पुश करते हो, जो कि गलत है। वो वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कोड है ना
उसको कन्फ्लिक्ट करेगा। और कोई बंदा अगर ऑलरेडी उस पर काम कर रहा है और फिर आप उसको चेंज करें तो बार बार कन्फ्लिक्ट करेगा। तो गिटहब या गिट के जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं बिल्कुल काम नहीं करने वाले। सबसे बेस्ट है हैशिकॉर्प का क्लाउड, नहीं तो S3 बकेट और DynamoDB। तो हम इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।